हाय गाइस, सामान्य एजुकेशन हब पर आप सबका स्वागत है। और आज हम अपनी थर्ड क्लास लेकर आए हैं। और अगर तीसरी क्लास की बात करें तो हमारी जो तीसरी क्लास रहने वाली है वो PYQ बेस्ड है। किसके आधार पर है? PYQ। और किसके? तो हम बात करेंगे CDP यानी बाल विकास और मनोविज्ञान। किसकी? बाल विकास और मनोविज्ञान। हमने जो है 2011 का पेपर देख लिया था रीट पात्रता का, उसके बाद 2012 का। अब जो हमारा पेपर है वो हम देखेंगे 2015 का। तो 2015 में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे। तो हम बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा, निम्न में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है। यानी आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं और उन चार ऑप्शन में से आपको क्या बताना है कि इसमें से कौन सी विशेषता ऐसी है जो डिसलेक्सिया की नहीं है। ऑप्शन दे रखा है वाचन परिशुद्धता, गति तथा बोध की समस्या। किस किस की? कि वाचन परिशुद्धता, गति तथा बोध की समस्याएं। सेकंड दे रखा है सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय। थर्ड दे रखा लिखने की धीमी गति। चौथा दे रखा छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने में कठिनाई। तो जो नहीं का पूछ रहा है कि डिसलेक्सिया जो है उसकी विशेषता कौन सी नहीं है और हमें चार ऑप्शन दे रखे, तो हम क्या करेंगे? 2 नंबर को टिक करेंगे। किसको टिक करेंगे? 2 नंबर ऑप्शन को। देखो, सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग से के संबंध में निश्चय की बात हो रहा है। तो अगर बात करें डिसलेक्सिया, तो डिसलेक्सिया में क्या क्या चीजें आती हैं? तो हम बोलेंगे वाचन परिशुद्धता, गति और बोध की समस्याएं। किस किस की? वाचन परिशुद्धता, गति और बोध की। उसके बाद लिखने की गति क्या होगी? धीमी होगी। छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने में क्या आएगी? कठिनाई आएगी। इसके अलावा हम देखेंगे इस क्वेश्चन की व्याख्या। तो अगर हम इस क्वेश्चन की व्याख्या की बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे हो आपके सामने है कि डिसलेक्सिया पढ़ने लिखने से संबंधित एक मानसिक विकार है। डिसलेक्सिया क्या है? तो हम बोलेंगे पढ़ने लिखने से संबंधित एक विकार है, यानी कि रोग है, जिसमें बच्चों को शब्दों को पहचानने, पढ़ने या याद करने और बोलने में क्या आती है? परेशानी आती है। अगर डिसलेक्सिया की बात करें तो इसके अंदर हम सबसे पहले क्या बताएंगे कि पढ़ने लिखने से संबंधित है। किससे संबंधित है? पढ़ने लिखने से संबंधित है। एक मानसिक विकार है जिससे बच्चों को शब्दों को पहचानने, पढ़ने, याद करने और बोलने में क्या आती है? परेशानी आती है। अब है वाचन परिशुद्धता, गति तथा बोध की समस्याएं, लिखने की धीमी गति, छुपे हुए शब्दों को सीखने और याद रखने की कठिनाई इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। अगर डिसलेक्सिया की प्रमुख विशेषताओं की बात की जाए तो हम क्या बताएंगे? वाचन परिशुद्धता। सबसे पहले क्या बताएंगे? वाचन परिशुद्धता। गति का बोध क्या बताएंगे? गति और जो बोध है उससे संबंधित समस्याएं, लिखने की धीमी गति, छुपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने की क्या? कठिनाई, इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। उसके बाद है सशक्त अभिप्रेरणा। क्वेश्चन है सशक्त अभिप्रेरणा सीखने को प्रभावशाली घटक है। यानी जो सशक्त अभिप्रेरणा है वो सीखने के लिए क्या है? एक प्रभावशाली घटक है। और ऑप्शन में चार दे रखे हैं। तो पहला क्या है? इससे बालक स्वस्थ रहता है। दूसरा है ध्यान करता है। तीसरा है शीघ्र सीखता है। चौथा है प्रसन्न रहता है। तो सशक्त अभिप्रेरणा का मतलब अभिप्रेरणा किससे रिलेटेड है? तो हम बोलेंगे मोटिवेशन। किससे? मोटिवेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी हो जाएगा, यानी शीघ्रता से सीखता है। अब हम थोड़ा सा जो सशक्त अभिप्रेरणा है उसके विषय में क्या करते हैं? पढ़ लेते हैं। तो अगर हम सशक्त अभिप्रेरणा की बात करें तो हम क्या बोलेंगे कि सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावी घटक है। सशक्त अभिप्रेरणा क्या है? सीखने का एक प्रभावी घटक है, जिसके कारण बालक जल्दी से सीखता है। क्या करता है? बालक जल्दी से उस चीज को ग्रहण कर लेता है। अभिप्रेरणा व्यक्ति की एक विशिष्ट स्थिति होती है। अभिप्रेरणा क्या होती है? व्यक्ति की एक विशिष्ट स्थिति होती है जो उसे एक निश्चित लक्ष्य की ओर निर्देशित करती है। क्या करती है? जो उसे एक निश्चित लक्ष्य की ओर निर्देशित करती है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए और चार ऑप्शन दे रखे हैं। यानी कहने की मतलब है
कि जो हस्तशिल्प की शिक्षा है वो किन्हें दी जानी चाहिए। पहला है मंदबुद्धि बालकों को, दूसरा है पिछड़े बालक को, तीसरा है सामान्य बालक को, और चौथा ऑप्शन हमें दे रखा प्रखर बुद्धि बालक को। तो हस्तशिल्प की जो शिक्षा है वो किसको दी जाती है? मंद बुद्धि बालक को। किसको दी जाती है? मंद बुद्धि बालक को। और इसके बाद इसमें क्या दे रखे हैं आपको, नीचे इसके बारे में डिटेल से बता रखा है, तो हम इसका थोड़ा सा विस्तार देखेंगे। तो हम बात करेंगे कि जो हस्तशिल्प की शिक्षा है वो मंद बुद्धि बालकों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। किसके लिए? मंद बुद्धि बालकों के लिए। मंद बुद्धि बालक कौन सा होता है? तो हम बोलेंगे मंद बुद्धि बालक वह होता है जो किसी मानसिक, क्या मानसिक अथवा शारीरिक विकलांगता से ग्रसित हो। किससे? मानसिक या शरीर से रिलेटेड उसे क्या हो, कोई समस्या हो, तथा ऐसे बालकों की बुद्धि लब्धि औसत बुद्धि लब्धि वाले बालकों से कम होती है। यानी मंद बुद्धि बालक किसे बोलेंगे हम? मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से क्या हो, विकलांग। मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग। इसके अलावा क्या होगा, इन बच्चों की जो बुद्धि लब्धि है, इन बच्चों की बुद्धि लब्धि वो क्या होगी, औसत जो बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि से कम होगी। तो हम बोल सकते हैं इनकी बुद्धि लब्धि कम होगी। यानी आईक्यू का जो लेवल है वो क्या होगा, बाकी बच्चे या औसत जो बच्चे होते हैं उनसे कम होगी। अब बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला प्रश्न आपके सामने, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है। और आपको क्या दे रखे हैं? 4 ऑप्शन। क्या दे रखा क्वेश्चन? छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर कर सकते हैं। पहला है बालकों को पारितोषिक देकर, दूसरा है उदाहरण देकर, तीसरा है ताड़ना देकर, चौथा है सजा देकर। तो पहला तो पारितोषित कर कर तो अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा उदाहरण देकर, यानी उदाहरण देकर हम एक बच्चे को अच्छे से क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। जैसे इसके अंदर नीचे बताया गया है आपको कि सामान्य रूप से बालकों में प्रत्येक वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र लालसा होती है। क्या होती है? बच्चे जो होते हैं उनके अंदर किसी भी चीज को प्राप्त कर लेने की जो इच्छा होती है वो प्रबल होती है, और इस लालसा के परिणाम स्वरूप बालक चोरी करना भी सीख जाता। क्या करता है? इसी लालसा के कारण जो बच्चा है वो चोरी करना सीख जाता है। ऐसे बालकों को ईमानदारी के किस्से कहानियां सुनाकर तथा उदाहरण देकर चोरी करने से क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। यानी कि मान लो कोई बच्चा लगातार चोरी करता है तो हम उसके सामने ऐसे उदाहरण या फिर ऐसी कहानियां सुनाएंगे जिसमें ईमानदारी का परिचय दिया गया हो, जिसमें बुरी संगतियों से क्या किया गया हो, दूर रहने के लिए बताया गया हो। तो इससे क्या होता है, वो बच्चा चोरी नहीं करेगा। अब आगे बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो अपने पास अगला है प्रतिभावान। क्या है? प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। और 4 ऑप्शन है। पहला है अभिभावकों के मत को देना चाहिए, दूसरा वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए। तो अपना जो 2 नंबर है वही करेक्ट होगा। बाकी के ऑप्शन भी हम क्या करते हैं, एक बार देख लेते हैं। तो नीचे क्या दे रखा है इसमें, अगला दे रखा है हमें कि शिक्षकों के निर्णय को देना, और अगला है समुदाय के विचारों को देना। तो जैसा कि आपने देखा था हमारा जो 2 नंबर ऑप्शन था वही क्या था, करेक्ट। हम बात करेंगे कि जो प्रतिभावान बालक होते हैं उनकी पहचान करने के लिए हमें उन्हें क्या देना चाहिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम। क्या? वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को सबसे ज्यादा महत्व देना चाहिए। सर्वप्रथम 1854 ईस्वी में होर्समैन, किसने, होरेसमैन ने वस्तुनिष्ठ परीक्षण का निर्माण किया। तो क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से कि सबसे पहले वस्तुनिष्ठ जो परीक्षण है उसका निर्माण या उसका आविष्कार किसने किया। तो हम क्या बताएंगे, होरेसमैन। क्या बताएंगे, होरेसमैन ने सबसे पहले वस्तुनिष्ठ परीक्षण का निर्माण किया। अब बात करते हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का निर्माण निबंधात्मक परीक्षण की कमियों
को दूर करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा हम क्या बताएंगे कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण में प्रश्न का उत्तर एक ही होता है। इंपॉर्टेंट लाइन है क्या कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उसमें जो उत्तर होता है वो एक ही होता है प्रश्न का। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है। क्या पूछ रहा क्वेश्चन कि तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग कौन सा है, और हमें क्या दे रखे हैं 4 ऑप्शन। पहला है विश्लेषण और निर्णय, फिर है रुकावट को दूर करना, तीसरा है दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, क्या है दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, उसके बाद है उदात्तीकरण। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, उदात्तीकरण। कौन सा होगा, उदात्तीकरण। हम क्या पढ़ेंगे कि जो तनाव है उससे तात्पर्य, तो सबसे पहले देखेंगे तनाव से तात्पर्य हमारे मन और मस्तिष्क की उस हानिप्रद मनोवैज्ञानिक व्यवस्था से है जिसका परिणाम हमें शारीरिक और मानसिक अस्वस्थता के रूप में भुगतना पड़ता है। जो तनाव होता है वो शारीरिक भी हो सकता है और तनाव क्या हो सकता है, मानसिक अस्वस्थता को भी दर्शा सकता है। उदात्तीकरण तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है। उदात्तीकरण क्या है, तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है। तनाव को दूर करने के लिए 2 विधियां प्रचलित हैं। कितनी विधियां, 2 विधियां। आपके सामने दोनों विधियों के नाम दे रखे हैं। पहली जो विधि है वो कौन सी है, प्रत्यक्ष विधि। कौन सी है, प्रत्यक्ष विधि। उसके बाद देखो प्रत्यक्ष विधि के अंदर क्या क्या है, तो पहला पॉइंट है रुकावटों को दूर करना। जो प्रत्यक्ष विधि है वो क्या काम करेगी, रुकावटों को दूर करना। दूसरा काम होगा विश्लेषण और निर्णय, क्या करेगी, विश्लेषण और निर्णय। तीसरा दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, क्या, दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। और फोर्थ क्या है, अन्य उपायों की खोज, यानी नए नए और उपाय की खोज करेगी। उसके बाद सेकंड अपने पास आती है अप्रत्यक्ष विधि। कौन सी, अप्रत्यक्ष विधि। इसमें क्या है, पहला ही कारण है उदात्तीकरण, क्या है, उदात्तीकरण। उसके बाद दमन, उसके बाद प्रत्यावर्तन, फिर है पृथक्करण, फिर है क्षतिपूर्ति, फिर है प्रक्षेपण और लास्ट क्या है, आत्मीकरण। तो इस तरह से हमने तनाव से रिलेटेड 2 विधियों के बारे में पढ़ लिया। कितनी विधियां, तो हम बोलेंगे 2 विधियां। पहली कौन सी, प्रत्यक्ष, दूसरी कौन सी, अप्रत्यक्ष विधि। अब आपके सामने क्वेश्चन है कि बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में लागू कब हुआ था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम क्या बताएंगे, 1 अप्रैल 2010। क्या बताएंगे हम कि 1 अप्रैल 2010। जिस भी ऑप्शन में आपको 1 अप्रैल 2010 दिखाई दे वही क्या होगा, हमारा करेक्ट होगा। तो पहला 1 अप्रैल 2009, तीसरा 1 नवंबर, यहाँ भी 1 नवंबर। 2 नंबर ऑप्शन में क्या दे रखा है आपको, 1 अप्रैल 2010। तो हम क्या बताएंगे, बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश के अंदर लागू कब हुआ, तो हम बोलेंगे 1 अप्रैल 2010 को। कब हुआ, 1 अप्रैल 2010 को। अब इसके बारे में थोड़ी डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। यहां से एक या 2 क्वेश्चन कंफर्म आते हैं। देखो, बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो एक्ट है या अधिनियम है 2009, वो 1 अप्रैल 2000 देश से संपूर्ण देश यानी पूरे देश में सिर्फ किसको छोड़कर, जम्मू कश्मीर को, किसको, जम्मू कश्मीर को छोड़कर लागू हुआ। अब है इस अधिनियम के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, कितने वर्ष तक के बच्चों को, तो हम क्या बोलेंगे इसमें कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया। पर इसकी एक सबसे बड़ी कमी थी कि 14 साल के बाद जो बालक होगा उसका क्या होगा, यानी हमने 6 से लेकर 14 साल के लिए तो क्या कर दिया, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करा दी, पर उसके बाद का हमने कुछ भी नहीं सोचा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 में
कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है। यानी अपने जो एनसीएफ 2005 है उसमें कला शिक्षा यानी आर्ट एजुकेशन को क्या किया गया था, विद्यालय में जोड़ने का जो उद्देश्य है वो क्या था। पहला है सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, दूसरा छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना, केवल एक सही, दोनों एक और दो सही। तो अपना पहला और दूसरा जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा करेक्ट। कौन कौन सा ऑप्शन, तो हम बोलेंगे पहला और दूसरा, यानी सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, इसके अलावा छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को क्या करना, विकसित करना। जैसे हम बात करें एनसीएफ 2005 की, किसकी, एनसीएफ 2005 की, तो इसमें क्या बताना है कि एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय से जोड़ने का मुख्य उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना और छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को क्या करना, विकसित करना है। अब बात करते हैं आगे। अगला है अपने पास राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 है, वो प्रोफेसर यशपाल समिति, कौन सी समिति, प्रोफेसर यशपाल समिति द्वारा शिक्षा बिना बोझ के, क्या, शिक्षा बिना बोझ के की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई। तो यानी जब एनसीएफ 2005 की बात की जाए तो ये समिति कौन सी थी, तो हम बोलेंगे प्रोफेसर यशपाल समिति। और इसकी जो अवधारणा थी या इसका जो मेन लक्ष्य था या उद्देश्य था वो क्या था, शिक्षा बिना बोझ के, क्या, शिक्षा बिना बोझ के। अब है अगला क्वेश्चन आपके पास, जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है, क्या कह रहा है कि जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को क्या कहते हैं। पहला है वैधता, दूसरा है विश्वसनीयता, तीसरा ऑप्शन है वस्तुनिष्ठता और चौथा क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो अपना 2 नंबर होगा, क्या होगा, 2 नंबर। इसमें क्या पाई जाएगी, विश्वसनीयता पाई जाएगी, क्या पाई जाएगी, विश्वसनीयता। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल से। तो हम क्या बोलेंगे कि विश्वसनीयता मूल्यांकन की एक प्रमुख विशेषता, क्या है, विश्वसनीयता मूल्यांकन की एक प्रमुख विशेषता है जिसमें परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता का सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है। अब है जो मूल्यांकन है उसकी प्रमुख विशेषताएं, किसकी विशेषताएं, तो हम बात करेंगे मूल्यांकन की विशेषताओं की। तो अपने पास मूल्यांकन की विशेषताएं कौन सी हो जाएगी, पहला विश्वसनीयता, क्या, विश्वसनीयता, दूसरी है वस्तुनिष्ठता, तीसरी है वैधता, चौथी है व्यापकता और पांचवी क्या हो जाएगी, विभेदकारी, कौन सी हो जाएगी, विभेदकारी। अगला है व्यवहारिकता तथा उपयोगिता, कौन सी, व्यवहारिकता तथा उपयोगिता। तो पहले कौन सी हो जाएगी, विश्वसनीयता, दूसरी हो जाएगी वस्तुनिष्ठता, तीसरी हो जाएगी वैधता, चौथी हो जाएगी व्यापकता, पांचवी हो जाएगी विभेदकारी और छठी हो जाएगी व्यवहारिकता एवं उपयोगिता, क्या हो जाएगी, व्यवहारिकता एवं उपयोगिता। अब बात करते हैं हम अपने अगले पर्सन की। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, डॉट डॉट में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। तो हम बोलेंगे योगात्मक मूल्यांकन, क्या, कि योगात्मक मूल्यांकन में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। अब थोड़ा सा किसके बारे में देखेंगे, योगात्मक मूल्यांकन के बारे में। तो हम इसके अंदर क्या पढ़ेंगे कि जो योगात्मक मूल्यांकन है इसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि छात्र ने पाठ्यक्रम से क्या सीखा है। इसमें क्या ज्ञात किया जाता है कि जो बच्चा है उसने पाठ्यक्रम जो उसका था उसमें से क्या चीजें सीखी हैं। योगात्मक मूल्यांकन पाठ्यक्रम पूर्ण होने पर एक निश्चित अवधि में किया जाता, कब किया जाता है, जब जो पाठ्यक्रम है वो कंप्लीट हो जाता है
उसके बाद एक निश्चित अवधि में इसको किया जाता है। मापन तथा मूल्यांकन में सूक्ष्म अंतर होता है। क्या बताएंगे कि जो मापन और मूल्यांकन है उसमें सूक्ष्म अंतर होता है। मूल्यांकन के लिए मापन आवश्यक माना जाता है, मूल्यांकन के लिए मापन क्या है, आवश्यक माना जाता है। अतः मूल्यांकन का क्षेत्र मापन की अपेक्षा अधिक विस्तृत है। क्या बताएंगे कि जो मूल्यांकन है उसका जो क्षेत्र है वो मापन की अपेक्षा अधिक विस्तृत है। अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है, क्या कहलाता है? तो हम बोलेंगे क्रियात्मक अनुसंधान। क्या बोलेंगे? क्रियात्मक अनुसंधान। अब थोड़ा सा जो क्रियात्मक अनुसंधान है उसके बारे में देखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या बोलेंगे कि जो क्रियात्मक अनुसंधान है उसका अनुलेख, सर्वप्रथम उल्लेख या अनुलेख किसने किया था? बकिंगम द्वारा। किसके द्वारा? बकिंगम द्वारा अपनी पुस्तक रिसर्च फॉर टीचर्स, बुक कौन सी है? तो हम क्या बोलेंगे कि जो किताब का नाम है उसका क्या है? रिसर्च फॉर टीचर्स में किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का जो विकास है वो कब हुआ? तो हम बोलेंगे 1926 में। कब हुआ? 1926 में। और इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया? स्टीफन एम कोरी ने। किसने किया? तो हम बोलेंगे स्टीफन एम कोरी ने। अगला है क्रियात्मक अनुसंधान समस्या पर केंद्रित होता है। जो क्रियात्मक अनुसंधान है वो किसके ऊपर केंद्रित होता है? तो हम बात करेंगे समस्या के ऊपर। इसका उद्देश्य कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या का कारण जानकर अभ्यासकर्ता द्वारा वैज्ञानिक तरीके से समाधान करना होता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने, उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और उपलब्धि परीक्षण बोला है कि 2 प्रकार से, 6 प्रकार से, 4 प्रकार से, 3 प्रकार से। तो ये जो प्रश्न है ये क्या किया गया था? बोर्ड द्वारा डिलीट किया गया था। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जो उपलब्धि परीक्षण है वो एक्चुअल में होता क्या है? तो देखो आपके सामने है उपलब्धि परीक्षण। सबसे पहले तो हम क्या बताएंगे? फ्रीमैन के अनुसार। किसके अनुसार? तो हम बोलेंगे फ्रीमैन के अनुसार उपलब्धि परीक्षण वह परीक्षण है जो एक विशेष विषय अथवा पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में छात्रों के ज्ञान, समझ और कौशल का मापन करता है। किस किस का? तो हम बोलेंगे विशेष विषय या फिर पाठ्यक्रम के जो अलग अलग विषय हैं उसमें छात्र के ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग और उसका जो कौशल है उसका क्या किया जाता है? मापन किया जाता है। अब उपलब्धि परीक्षण के प्रकार क्या पढ़ेंगे कि जो उपलब्धि परीक्षण है उसके प्रकार। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो उपलब्धि परीक्षण के प्रकार आपके सामने हैं। तो हम बोलेंगे 2 प्रकार दिखाए हैं। पहला मानकीकृत और इसी को क्या बोला जाता है? प्रमाणीकृत। इसी को क्या बोला जाता है? प्रमाणीकृत। उधर है अमानकीकृत या अप्रमाणीकृत। अब जो अमानकीकृत या अप्रमाणीकृत है उस परीक्षण को 2 भागों में बांटा है। एक है आत्मनिष्ठ और दूसरा है वस्तुनिष्ठ। और जो आत्मनिष्ठ है उसको वापस 2 भागों में, मौखिक परीक्षण और निबंधात्मक परीक्षण। तो इस तरह से 2 तो अपने यहाँ से निकल कर आ गए, 2 परीक्षण ये हो गए और 2 ये। टोटल कितने परीक्षण हुए? तो हम बोलेंगे कि 6। और वैसे देखिए तो टाइप के हिसाब से 2। जब ऑप्शन में 6 और 2 दोनों आ गए तो इस क्वेश्चन को जो है क्या किया गया था? तो हम बोलेंगे डिलीट किया गया था। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा इस प्रश्न को हटा दिया गया था। इसमें क्या दिए गए थे? बोनस अंक दिए गए थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें देखो गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से अथवा पैरों के उचित उपयोग से है। और उसमें 4 ऑप्शन है। तो हम बोलेंगे शक्ति और गति। क्या बोलेंगे? शक्ति और गति। अब देखो इसके अंदर कि जो गामक विकास अथवा क्रियात्मक विकास से तात्पर्य शारीरिक क्रियाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण प्राप्त करने से क्या है? पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करने से है।
क्रियात्मक विकास द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में समन्वय बढ़ता है। गामक अथवा क्रियात्मक विकास का संबंध मांसपेशियों के विकास, पैरों के उचित उपयोग तथा शक्ति एवं गति से। किससे है? शक्ति एवं गति से है। अब बात करते हैं आगे। तो अगला प्रश्न है आपके सामने, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। क्या है कि जो 20वीं शताब्दी थी उसको बालक की शताब्दी कहा जाता है। और ये कथन किस वैज्ञानिक का था? तो हम क्या बोलेंगे? क्रो एंड क्रो का। किसका था? क्रो एंड क्रो का। अब है, क्रो एंड क्रो ने बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया। किसका समर्थन किया? बाल केंद्रित शिक्षा का। और ज्ञात हो कि शिक्षा मनोविज्ञान के उद्भव के बाद ही शिक्षा बाल केंद्रित हुई। अब बात करते हैं आगे। आगे है, इस अवस्था को यानी किस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है। और आपके सामने 4 ऑप्शन है। किसकी? मिथ्या परिपक्वता का काल। कौन सी? मिथ्या परिपक्वता का। हम क्या बताएंगे इसमें? मिथ्या परिपक्वता का जो काल है वो कौन सी अवस्था को कहा जाता है? शैशवावस्था नहीं, किशोरावस्था नहीं। सेकंड ऑप्शन अपना हो जाएगा करेक्ट, यानी जो बाल्यावस्था होती है उसको क्या बोलते हैं? मिथ्या परिपक्वता का काल। जैसे हम बात करें कि मनोवैज्ञानिक रोस ने, किसने? मनोवैज्ञानिक रोस ने बाल्यावस्था को मिथ्या या छद्म परिपक्वता का काल कहा। और बाल्यावस्था 6 से लेकर 12 वर्ष की आयु को, कौन सी आयु को? तो हम बात करेंगे 6 से लेकर 12 वर्ष की आयु को बाल्यावस्था का काल माना। अब देखो इसी में आगे, अब जो बाल विकास है उसको मूल रूप से 4 अवस्थाओं में बांटा है। बाल विकास को मूल रूप से कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है? 4 अवस्थाओं में। पहली है शैशवावस्था। कौन सी? शैशवावस्था। दूसरी है बाल्यावस्था। तीसरी अपनी क्या है? किशोरावस्था। चौथी क्या है? प्रौढ़ावस्था। अब जो शैशवावस्था होती है वो जन्म से 5 या 6 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 5 से 6 वर्ष तक। जब बाल्यावस्था की बात की जाए तो 7 से 12 वर्ष तक। कब तक? 7 से 12 वर्ष। किशोरावस्था तो हम बोलेंगे 12 से 18 वर्ष। कब से कब तक? तो 12 से 18। जो प्रौढ़ावस्था है वो 18 साल के बाद। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का जीवन आरंभ मूलतः घटित है। यानी जो मनुष्य है उसका जीवन का आरंभ मूलतः घटित है। और उसके बाद आपको क्या दे रखे हैं? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आपको उन 4 ऑप्शन में से क्या बताना है? करेक्ट। 2 कोष, कई कोष, केवल 1 कोष, कोई कोष नहीं। तो हम बोलेंगे केवल 1 कोष। क्या बताएंगे? केवल 1 कोष। तो देखो इसके अंदर कि जो मानव जीवन का आरंभ है वो मूलतः 1 कोष यानी सेल के रूप में होता है। इस कोष को क्या बोलते हैं? युग्मनज। क्या बोला जाता है? युग्मनज या फिर संयुक्त कोष बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? संयुक्त कोष। जो युग्मनज है उसका निर्माण अंडाणु, मातर सूत्र या मादा वाहक से शुक्राणु क्या करता है? पितर सूत्र नर वाहक के परस्पर निषेचन से होता है। और यह एक कोशिका होती है। क्या होती है? एक कोशिका होती है। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने कि जो शैशवावस्था है उसकी विशेषता नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और उन 4 ऑप्शन में से क्या बताना है कि कौन सी विशेषता शैशवावस्था की नहीं है। पहला है शारीरिक विकास की तीव्रता, तो ये तो अपना क्या है? सही है। दूसरा है दूसरों पर निर्भरता, तो ये बात भी सही है। तीसरा नैतिकता का होना, ये गलत है। मानसिक विकास में तीव्रता, ये सही है। यानी शैशवावस्था की विशेषता में क्या नहीं होगा? तो हम बोलेंगे जो नैतिकता है उसका क्या मिलेगा? अभाव मिलेगा। यानी जो शैशवावस्था है वो कौन सी होती है? तो हम बोलेंगे जन्म से 5 या 6 वर्ष तक का काल। कौन सा? जन्म से 5 या 6 वर्ष तक का काल। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो शैशवावस्था है उसकी। पहली विशेषता, बच्चा होता है जब कितने साल का होगा? 0 से लेकर यानी कि जन्म से 5 या 6 साल का। कितना? जन्म से 5 या 6 साल का कोई बच्चा होगा तो वो पूरी तरह से दूसरों के ऊपर निर्भर होगा।
तो पहला हो गया अपना दूसरों के ऊपर निर्भरता। उसके बाद है शारीरिक एवं मानसिक विकास तीव्र गति से होगा। किसका जो शारीरिक और मानसिक विकास है वो क्या होगा, तीव्र गति से होगा। दोहराना और अनुकरण की जो प्रवृत्ति है वो इसमें सबसे ज्यादा पाई जाएगी। सामाजिक एवं नैतिक भावना का अभाव होगा। क्या होगा, सामाजिक और नैतिक भावना है उसका अभाव होगा। सब केंद्रित होना यानी खुद के ऊपर क्या होगा, केंद्रित होगा। नैतिकता और सामाजिक गुणों का विकास बाल्यावस्था की विशेषता है। बाल्यावस्था 5 या 6 वर्ष की आयु से 12 वर्ष की आयु तक की जो अवस्था है वो होती है। अगला देखो कितना आसान प्रश्न है, हमसे क्या पूछ रहा है, चिंतन क्या है। क्या पूछ रहा है कि चिंतन क्या है। प्रतीकों का प्रयोग, चिंतन में क्या बता रहा है, प्रतीकों का प्रयोग, भाषा का प्रयोग, या फिर प्रत्यक्षिक प्रक्रिया, या फिर संप्रत्यय अधिगम। तो हम क्या बोलेंगे, प्रतीकों का प्रयोग। अब देखो अगर हम बात करें चिंतन की, तो चिंतन में हम क्या बताएंगे कि चिंतन मानव के ज्ञानात्मक व्यवहार का मानसिक चित्रण है जो किसी समस्या के समाधान में प्रयुक्त होता है। क्या होता है, किसी भी समस्या के समाधान में प्रयुक्त होता है। सिल्वरमैन के अनुसार चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है जो मानव को उद्दीपन अथवा घटनाओं के प्रतीकात्मक चित्रण द्वारा किसी समस्या के समाधान में सहायता करता है। अब है अगला क्वेश्चन आपके सामने कि अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोजों के लिए किया जाता है। क्या बोल रहा है कि जो अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोजों के लिए किया जाता है, तो हम बोलेंगे प्रौढ़ के लिए। किसके लिए, प्रौढ़ के लिए। अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का प्रयोग प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए किया जाता है। और जो मूर्त विषय तथा प्रत्येक समस्या का जो प्रयोग है वो किसके लिए, तो बालकों के लिए किया जाता है। किसके लिए, तो हम बोलेंगे बालकों के लिए। अगला प्रश्न है आपके सामने कि समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम है। मान लो कोई समस्या है और वो अचानक से उत्पन्न हो गई, तो उसका समाधान करने का जो सिद्धांत है वो कौन सा है, और वही क्या बताना है, हमें बताना है। 4 ऑप्शन है आपके पास, तो क्या हो जाएगा, सूझ का सिद्धांत। क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कि सूझ का सिद्धांत। अब देखो इसके अंदर आगे कि जो सूझ या क्या बोल सकते हैं, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। क्या बोल सकते हैं, सूझ या अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है उसके प्रवर्तक जर्मनी के क्या है, मैक्स वर्दिमर, कोहलर तथा कोफका माने जाते हैं। कौन कौन, तो हम बोलेंगे मैक्स वर्दिमर और कोहलर और कौन सा, कोफका माने जाते हैं। इस सिद्धांत को गेस्टाल्ट या समग्र कर्ती का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस सिद्धांत को, तो हम क्या बोलेंगे, गेस्टाल्ट या समग्राकृति का जो सिद्धांत है वो भी सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को बोला जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार समस्या का समाधान धीरे धीरे अभ्यास द्वारा नहीं होकर अचानक सूझ के द्वारा होता है। क्या होता है, इस समस्या के अंदर जो समाधान है वो धीरे धीरे नहीं होता बल्कि अचानक से हमें सूझ आती है और उसके आधार पर इसका क्या हो जाता है, समाधान हो जाता है। इस सिद्धांत में सुल्तान नामक चिंपांजी पर प्रयोग किया गया। ध्यान रखना है इस सिद्धांत में किसके ऊपर प्रयोग किया गया था, तो हम बोलेंगे सुल्तान नामक चिंपांजी पर। किसके ऊपर, सुल्तान नामक चिंपांजी के ऊपर। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। क्या है कि जो संवेदना है वो ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये कथन किसका था, तो हम बोलेंगे मानसिक विकास का। किसका, मानसिक विकास का। अब देखो इसके अंदर कि जो संवेदना है वो ज्ञान की पहली सीढ़ी है और ये जो कथन है ये किसका था, तो हम बोलेंगे मानसिक विकास का। किसका, तो हम क्या बोलेंगे, मानसिक विकास का। अब इसमें है संवेदना का संबंध ज्ञानेंद्रियों से है। जो संवेदना है उसका संबंध किससे है, ज्ञानेंद्रियों से। और जब ज्ञानेंद्रियों की क्षमता में वृद्धि होने के साथ ही बालक की संवेदना भी विकसित होती है। संवेदना, कल्पना, स्मरण, प्रत्यक्षीकरण, सीखना, चिंतन आदि बालक के मानसिक विकास के प्रमुख पक्ष हैं। क्या, संवेदना हो गया आपका,
कल्पना हो गया, स्मरण हो गया, प्रत्यक्षीकरण हो गया, सीखना हो गया, चिंतन हो गया। ये सब मानसिक विकास के प्रमुख पक्ष है। क्या है? मानसिक विकास के प्रमुख पक्ष। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सीखने के सही स्तर है? क्या बताना है, इसमें से सीखने का जो सही स्तर है वो कौन सा है? तो हम बोलेंगे तथ्य, सूचना, ज्ञान, प्राप्त करना, बोध, प्रज्ञान। और पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। तो इस तरह से हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? तो हम बोलेंगे 22 क्वेश्चन कर लिए। कितने क्वेश्चन कर लिए? 22 क्वेश्चन। और ये 22 के 22 क्वेश्चन रेट प्रीवियस ईयर के हैं। क्या है? रेट प्रीवियस ईयर के हैं। कि ठोकरें कहती हैं मारी जाएगी, कि ठोकरें कहती हैं मारी जाएगी, मगर हौसला कहता है कि देख लेंगे। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है आपके सामने, परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है या नहीं? तो हम बोलेंगे नहीं। यानी परिपक्वता इत्यादि में व्यवहार में उत्पन्न जो परिवर्तन होता है उसको हम अधिगम नहीं बोल सकते। यानी क्या नहीं बोल सकते? लर्निंग नहीं बोल सकते। क्या नहीं बोल सकते? लर्निंग नहीं बोल सकते। अब देखो, सीखना या जो अधिगम है वो अभ्यास या अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है। क्या बताएंगे हम? कि सीखना या अधिगम अभ्यास या अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है। परिपक्वता एक सामान्य प्रक्रिया है। परिपक्वता क्या है? एक सामान्य प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के शारीरिक गुणों का विकास होता है। व्यक्ति के क्या होता है? जो शारीरिक गुण होते हैं उनका विकास होता है। परिपक्वता एक जन्मजात प्रक्रिया है। परिपक्वता क्या है? एक जन्मजात प्रक्रिया। जबकि सीखना अधिगम एक अर्जित प्रक्रिया है। सीखना क्या है? अधिगम एक अर्जित प्रक्रिया है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला आपके पास केटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है? तो हम बताएंगे 16। कितनी बताएंगे? 16। आगे देखो इसको, अब देखो इसमें बताया कि जो शील गुण के सिद्धांत ओलफोर्ड और उसके बाद केटल ने दिया। किसने? पहले तो आल्फोर्ड ने दिए, उसके बाद केटल ने। केटल ने व्यक्तित्वशील गुणों को दो भागों में बांटा। केटल ने क्या किया? जो व्यक्तित्वशील गुण है उनको दो भागों में बांट दिया। पहला स्थायीशील गुण और दूसरा मूलशील गुण। अब केटल ने 16 शील गुणों को महत्वपूर्ण माना। कितने शील गुणों को? तो हम बताएंगे जो 16 शील गुण है उनको महत्वपूर्ण माना। इसे मापने के लिए एक विशेष प्रश्नावली तैयार की जिसे 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली 16 पीएफ कहते हैं। क्या बोलते हैं? 16 पीएफ कहते हैं। अब अगला प्रश्न है आपके सामने, मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया और वह क्या था? तो हम बताएंगे विश्व आत्मबोध परीक्षण। क्या था वो? विश्व आत्मबोध परीक्षण। तो अगर हम बात करें विश्व आत्मबोध परीक्षण की तो हम क्या बताएंगे इसके अंदर? देखो कि जो विश्व आत्मबोध परीक्षण या प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण या कथा प्रसंग परीक्षण यानी टर्मेटिक अपीरेपेशन टेस्ट जो था वो क्या था? कि इसका निर्माण हेनरी मुर्रे ने, किसने? हेनरी मुर्रे ने अपने सहयोगी क्रिस्टियाना मॉर्गन के साथ मिलकर 1935 में किया। कब किया? 1935 में। टीएटी व्यक्तित्व मापन के प्रक्षेपण प्रविधियों में से एक है। और जो टीएटी परीक्षण है उसमें कुल 31 कार्ड होते हैं। कितने कार्ड? 31 कार्ड का प्रयोग किया होता है, जिसमें 30 कार्ड पर तो क्या लिखे होते हैं? चित्र। और एक कार्ड क्या होता है आपका? खाली। ये लाइन आपको अच्छे से याद करनी है कि जो टीएटी परीक्षण है उसमें टोटल कार्ड की बात की जाए तो हम कितने बताएंगे? 31 कार्ड प्रयोग में लिए जाते हैं। पर जो 30 कार्ड होते हैं उनके ऊपर तो क्या होता है? चित्र होता है। और जो अपना एक कार्ड है वो क्या होता है? खाली होता है। क्या होता है एक कार्ड अपना? तो हम बोलेंगे कि खाली होता है। अब इसी के अंदर है कि 30 कार्डों में से 10 कार्ड पर पुरुषों के, क्या बताएंगे? कि जो 30 कार्ड होते हैं उसमें 10 कार्डों पर तो पुरुषों के और 10 कार्डों पर स्त्रियों यानी महिलाओं के और 10 कार्ड पर स्त्री पुरुष दोनों के चित्र बने होते हैं। 10 जो कार्ड हैं उनपे तो क्या होगा?
तो हम बताएंगे पुरुषों के चित्र किसके, पुरुषों के, और 10 कार्ड जो होंगे उसके ऊपर किसके, महिलाओं के, और जो 10 कार्ड और बच गए उनके ऊपर किसके होंगे, इन दोनों के, यानी महिला और पुरुष दोनों के चित्र बने होते हैं। इस परीक्षण में छात्र को चित्र देकर उस पर कहानी लिखने को कहा जाता है। इस परीक्षण में क्या किया जाता है, चित्र दिया जाता है और उसके बाद उसके ऊपर कहानी लिखने को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके पास, व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है। तो जो व्यवहारिक बुद्धि है उसे हम क्या बोलते हैं, मूर्त बुद्धि। क्या बोलते हैं, मूर्त बुद्धि। और इसको थोंडाइक ने 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में, 3 भागों में। पहली कौन सी है, तो हम बोलेंगे मूर्त बुद्धि, दूसरी है मूर्त, तीसरी आपकी हो जाएगी सामाजिक बुद्धि। अगला देखो, इसमें बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या है। तो हम क्या बताएंगे, 120। कितनी बताएंगे, 120। कि बुद्धि के जो त्रिआयामी सिद्धांत है या जो त्रिविमीय सिद्धांत है या बुद्धि संरचना का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, गिलफोर्ड द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा, गिलफोर्ड द्वारा। और इसके अनुसार बुद्धि के 3 विमाओं में, बुद्धि के जो तत्व है उनको 3 विमाओं में क्या किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। देखो कौन कौन से, पहला क्या है, संक्रिया। पहला क्या हो जाएगा हमारा, तो हम बोलेंगे संक्रिया। जो दूसरा है वो दूसरा क्या हो जाएगा अपना, तो हम इसके अंदर बताएंगे कि जो दूसरा है वो होगा हमारा विषय वस्तु। क्या होगी, विषय वस्तु। तीसरा होगा उत्पादन। क्या होगा, उत्पादन। गिलफोर्ड ने अपने सिद्धांत में बुद्धि की व्याख्या 3 विमाओं में करी। कितने आधार पर, 3 में। संक्रिया विमा के 5 कारक बताए और विषय वस्तु विमा के 4 कारक, उत्पादन विमा के 6 कारक। इस प्रकार बुद्धि के कुल मिलाकर 120 कारक माने। कितने कारक माने, 120 कारक माने। अगला है आपके सामने, प्रीवेश की वस्तु, यानी जो प्रीवेश है उसकी वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है, कही जाती है, तो हम बोलेंगे प्रेरक। क्या बोलेंगे, प्रेरक। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, व्यक्तित्व के भेद में हम पाते हैं कि विचलनशीलता भी होती है और जो प्रतिमानता होती है वो भी पाई जाती है। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम अपने आज के आखिरी प्रश्न की, और आखिरी प्रश्न आपके सामने कि मेरिडिथ के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक अधिक स्वस्थ और विकसित होते हैं जो सामाजिक स्तर पर ऊंचे होते हैं। ये क्वेश्चन हमने पहले भी देखा था कि जो परिवार सामाजिक स्तर पर ऊंचे होते हैं उन बालकों की जो बुद्धि है, या फिर बात करें कि वो जो बालक है वो अधिक स्वस्थ मिलेंगे आपको, और क्या मिलेंगे, ज्यादा विकसित मिलेंगे। जैसे हम क्या बताएंगे कि जिन परिवारों के सामाजिक स्तर उच्च होते हैं उन परिवारों के बालक अधिक स्वस्थ और विकसित होते हैं। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। व्यक्ति क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उस पर समाज का अधिक प्रभाव पड़ता है। समाज का क्या होगा, अधिक प्रभाव। सामाजिक व्यवस्था, रहन सहन, परंपरा, उच्च पारिवारिक स्थिति, रीति रिवाज आदि बहुत से तत्व हैं जो मनुष्य के शारीरिक एवं मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से हमने अपने कितने क्वेश्चन देखे, तो हम बात करेंगे कि हमने टोटल 30% देख लिए जो प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। तो आपको क्लास को लाइक शेयर कमेंट करना है और आगे से आगे जो है आपको क्लास की लिंक को भी शेयर करना है। और अंतिम पंक्तियां हैं आपके लिए जाते जाते कि ख्वाब बड़े सफर बड़ा, कि ख्वाब बड़े सफर बड़ा, कई चुनौतियां पार गई मैं, रुकी नहीं झुकी नहीं, तो कैसे कह दूं कि हार गई मैं। कि ख्वाब बड़े सफर बड़ा, कि ख्वाब बड़े सफर बड़ा, कई चुनौती पार गई मैं, रुकी नहीं झुकी नहीं, तो कैसे कह दूं कि हार गई मैं। मिलते हैं दोबारा से हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए सांगवान एजुकेशन हब पर। जय हिंद, जय भारत।